नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी देने का वादा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का अभी कोई अता पता नहीं। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों की बैठक। लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। छठ के लिए 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम में जुटे। 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। भीड़ पर निगरानी के लिए वॉर रूम एक्टिव। हिमाचल में ताजा बर्फबारी के कारण मनाली और लाहौल स्पीति में ठंड बढ़ी। अगले 3 दिन भी हिमपात का अलर्ट। कई दक्षिणी राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। और कीव में रूस की ओर से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला। 2 लोगों की मौत, कई घर जले। ट्रंप पुतिन की बुडापेस्ट में होने वाली बैठक स्थगित। तो दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम स्थापित कर दिए गए हैं। रेल मंत्री ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर क्या कुछ स्थिति है उसका आकलन किया। रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा की। प्लेटफॉर्म आरपीएफ कंट्रोल रूम में रेल मंत्री की बातचीत। मेडिकल यूनिट और यात्रियों से भी रेल मंत्री ने बात की। रेल मंत्री ने यात्री सुविधा केंद्र का दौरा किया और पिछले 20 दिन में 4,211 विशेष ट्रेनों का किस प्रकार से संचालन हो रहा है उसका जायजा लिया। 20 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। 7,800 और ट्रेनों का परिचालन होना है। प्रतिदिन लगभग 4.25 लाख लोग सफर कर रहे हैं। तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। रेल भवन, जोन और डिवीजनों में वॉर रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। 80 से अधिक वॉर रूम जो है वो सक्रिय कर दिए गए हैं। 7,800 और ट्रेनों का परिचालन होना है। भीड़ पर नजर रखने के लिए एक्टिव वॉर रूम, MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर स्थापित किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी और वॉशरूम, यात्रियों के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया, तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। होल्डिंग एरिया है। इस सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी है। 80 से अधिक वॉर रूम जो है वो लगातार सक्रिय है। भीड़ पर नजर रखने के लिए एक्टिव वॉर रूम्स हैं। भ्रामक और पुरानी तस्वीरों, वीडियो पर अगर कोई फैलाता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर FIR जो है वो हो जाएगी अगर कोई अफवाह फैलाएगा। नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। कहीं कोई कमी न रह जाए इसके लिए लगातार रेल मंत्री खुद जो है निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों के लिए पीने के साफ पानी की बात हो या फिर वॉशरूम्स की बात हो, स्वच्छता की बात हो, तो रेलवे स्टेशन आपको साफ और स्वच्छ नजर आएंगे। यात्रियों के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। तो छठ स्पेशल ये ट्रेनें कहीं कोई कमी ना रह जाए इसके लिए जो वहां पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ साथ रेल मंत्री भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आज की वो तस्वीरें जहां यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया में बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर सुरक्षा और सफाई पर भी खास ध्यान दिया गया है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ और हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। संवाददाता निशांत राय की ये रिपोर्ट देखिए।
समय हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से होल्डिंग एरिया में तैयारी की गई है और लगातार रेलवे की ओर से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतनी बढ़ाई जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पीने से पानी को लेकर टिकट काउंटर से लेकर पूछताछ केंद्रों से लेकर तमाम चीजों की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कील जा रहा हूँ, कील जंक्शन बिहार। सुविधा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे उम्मीद नहीं था कि मेरे को भीड़ का संकट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा, साफ सुथरा। छठ महिमा का अवसर लग रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा। एम्बुलेंस भी है, सामने सुविधाएं भी हैं, टिकट लेने में भी कोई लाइन टाइन कोई धार नहीं चल रहा है। यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सुविधाएं दे रही यात्रियों को, जो यहाँ की हर व्यवस्था को साफ सफाई करने में वो अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। चिकित्सक भी व्यवस्था की गई है और रहने बैठने उठने का भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ों को देखते हुए और इतनी व्यवस्था अच्छा है कि जो मतलब कोई यात्री को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत खुश हैं हम लोग देख के कि इतनी प्रशासन की व्यवस्था, साफ सफाई वगैरह चिकित्सा वगैरह सब कुछ है और आप भी उसका थोड़ा सा सदुपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्थाएं भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, यात्री लगातार सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेल मंत्री लगातार रेलवे स्टेशन के दौरे कर रहे हैं या बाकी अधिकारी दौरे कर रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि धरातल पर यात्रियों को सफर करने में बेहद सुविधा और सुरक्षा दोनों मुहैया हो रही है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत ट्रेन की बोगियों के निरीक्षण के दौरान यात्रियों से बातचीत भी की। इस दौरान उनसे बात की डीडी न्यूज संवाददाता ने। सामान्य बोगियों में चलने वाले मुसाफिरों के लिए सीट की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने उन सामान्य मुसाफिरों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई। और उसी अमृत भारत एक्सप्रेस में अभी हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मौजूद हैं, जो मुसाफिरों के साथ रूबरू हो रहे हैं और वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। रेल मंत्री जी, जिस तरीके से अमृत भारत ट्रेन ने एक उम्मीद की किरण जगाई, पहले गरीबों के लिए सामान्य बोगियों में धक्के खाने के सिवा कोई उपाय नहीं था, लेकिन अब अमृत भारत की परिकल्पना से आराम से मुसाफिर बैठे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। कितनी तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? दीपावली और छठ बहुत बड़े महापर्व हैं, मैसिव मूवमेंट होता है देश भर से और प्रयास पूरे किए गए हैं। करीब करीब हर बड़े स्टेशन पे एक अच्छा वेटिंग एरिया बनाया है, होल्डिंग एरिया बनाया है, जिससे पैसेंजर्स आके वहाँ पे रुक सके, वहीं पे टिकट खरीद सके। टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है और फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। कई पैसेंजर्स से मैंने आज फीडबैक लिया है। आप बताएंगे किस तरह की व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि आरपीएफ का भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस का भी और रेल मंत्री का भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया कि हम लोग सामान्य वर्ग की तरह मतलब जो रिजर्वेशन है वो भी, जो जनरल है वो भी और जो एसी है वो भी, मतलब एक समान बैठ के। पहले जो सर के ऊपर लात और लात के ऊपर सर, वैसे इस बार नहीं हो रहा है। मंत्री खुद आपका हालचाल लेने भी आए। इनका तो बड़प्पन है और इनको तहे दिल से मतलब क्या बोलूँ, मतलब कितने वर्षों से जाते हैं? ये मेरा मतलब 30 बरस में मैंने पहली बार 30 बरस में मतलब मेरा जो 30-32 बरस का हुआ, 30 बरस में पहली बार मतलब फर्स्ट ऐसा मतलब एक्सपीरियंस और मतलब चलने का मतलब ये जो है धक्का मुक्की से जो है आज बहुत मतलब पैसा भी स्वर्थ, बैठने में भी मतलब अच्छा और सर से भी मुलाकात हो गई। मतलब रेल मंत्री को कितना संतोष मिल रहा है? मुसाफिर तारीफ कर रहे हैं, कितना संतोष? प्रयास लगातार करते रहना पड़ेगा, लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। हाँ, बिहार कब आ रहे हैं? बिहार आएंगे, चुनाव में आएंगे, अभी चुनाव का मौसम है। बिहार में भी बहुत सारी ट्रेन इन्होंने चलाई, वंदे भारत चलाई। माने बहुत बहुत धन्यवाद सर का, मोदी सर का। बहुत बड़ा हमारा इनका भाई नाम घर पे नाम लिया था कि हमारा रेल मंत्री पहला बार ऐसा बना है इंडिया का और मोदी जी बने हैं कि इतना व्यवस्था कर दी है। ये शादी बेटी भर के शादी करते हैं, उसे टेंट लगा दिए हैं। इससे दुख सुख की बात क्या है?
बेटी की शादी की तरह टेंट लगा दिया गया है पंडाल। के बाद क्या है सर क्या लगता है, क्राउड मैनेजमेंट करना रेलवे के लिए चुनौती रही है, लेकिन जिस तरीके से बैरिकेटिंग प्लेटफॉर्म पर सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, लगता है कि भारतीय रेल पहले के मुकाबले बहुत समृद्ध हुई है। प्रयास पूरे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है लेकिन प्रयास पूरे किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इन चीज़ों का रिव्यू करते हैं, फॉलोअप करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह से पैसेंजर्स की लाइफ में जितना हो सके हमें मेहनत करनी है, जितना हो सके हमें प्रयास करने। बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा आसान नहीं है, लेकिन प्रयास पूरा सिंसियर है। बिहार में जो आपने काम किए हैं उसके लिए भी आपकी सराहना की जा रही है। तो भाई हमारे, आपको भी धन्यवाद भाई। कभी राघोपुर आओ हमारे क्षेत्र में। राघोपुरा आपका आएंगे। देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ये मुसाफिर उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार आप आना, क्योंकि छठ भी है और बिहार में जो इन्होंने काम किए हैं इसके लिए भी रेल मंत्री की जोरदार सराहना तालियां बजाकर की जा रही है। यह सबसे काबिल तारीफ है। कैमरामैन जगमोहन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और निशांत राय हमारे संवाददाता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आइए उनसे ताज़ा हालात लेते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। निशांत, भारतीय रेलवे हम देख रहे हैं पहले के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समृद्ध हुई है। इस स्टोरी में भी आपने देखा किस प्रकार से जो यात्री हैं वो व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्योहारी सीजन में रेलवे का क्या हाल होता था, कैसे लोगों को सीट तक नहीं मिलती थी, किस तरह से लोगों को घर तक की यात्रा करनी पड़ती थी और कितना देरी होती थी। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो बिल्कुल बदले हुए हैं। रेलवे ने बीते सालों में काफी प्रगति की है। देखिए बिल्कुल रेलवे ने जो बीते सालों में प्रगति की है वो चीज़ें इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नज़र आने लगी हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी जब रेल मंत्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल किया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक पैसेंजर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ट्रेनें बिहार और पूर्वांचल और स्पेशल जो ट्रेनें हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 से नई दिल्ली से भेजी जा रही है, जिससे कि पैसेंजर डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेनों में बैठ रहे हैं और जो एक भीड़ का सामना करना पड़ता था वो पैसेंजर्स को नहीं करना पड़ रहा है और पैसेंजर भी पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि सूरत हाल दिखाएं होल्डिंग एरिया का, क्योंकि इस पर गेट भी बनाए गए हैं और सबसे जो प्रत्यक्ष होता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये तमाम देखिए गेट हैं, लोगों को गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है किधर से जाना है किधर से नहीं। जो आरक्षित टिकट है उनको इधर से इन गेटों से भेजा जा रहा है, जो अनारक्षित टिकट है उनको दूसरे गेटों से भेजा जा रहा है। एक तरफ मैनुअल इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगी, ट्रेनों की लिखी गई है जो लगातार अपडेट हो रही है मैनुअल इंफॉर्मेशन। दूसरी तरफ आपको इंफॉर्मेशन नजर आएगी डिजिटल माध्यम से। तीसरी तरफ आपको सहायता बूथ नजर आएगा जहां पर यात्री जाकर अपनी जो सवाल है उनके जवाब ले रहे हैं और ऐसे सहायता बूथ लगभग 10 की संख्या में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं सामने अनारक्षित यात्री टिकट तथा स्टेशन प्रवेश के लिए यात्री सुविधा केंद्र का प्रयोग करें। सामने जाएंगे तो यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ से ही अंदर से ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए रास्ता निकलता है और बारी बारी से यात्रियों को उनके ट्रेन के हिसाब से भेजा जाता है ताकि वो आसानी से ट्रेन तक चले जाएं और बैठकर अपने छठ महापर्व के लिए, दिवाली के लिए या अपने घर पर अन्य कामों के लिए, चूंकि छुट्टियों का समय है, आसानी से पहुंच सके। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे की जो इस बार की तैयारी है ये दिखलाती है कि किस तरीके से नेतृत्व का असर जमीन पर होता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुद रेल मंत्री 2 बार दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा सीआरबी लगातार यहाँ के दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के बड़े अधिकारी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के अन्य स्टेशन पर भी कुछ इसी तरीके का जो है बड़े अधिकारियों का, और आनंद विहार पे तो खुद रेल मंत्री गए थे। तो कुल मिलाकर यात्रियों को इसका फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल निशांत, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि जब त्योहारी सीजन में भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, कई बार भगदड़ भी हो जाती है, लोग गिर भी जाते हैं, चोट भी आ जाती है, लेकिन ये व्यवस्थाओं का ही नतीजा है कि सब कुछ सुगमता से चल रहा है, ना कोई भीड़ देखने को मिल रही है। होल्डिंग एरिया भी किस प्रकार शांत तरीके से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे के जो प्रयास हैं वो पूरी तौर पर इस बात को जो है प्रदर्शित करते हैं। देखिए बिल्कुल रेलवे के 12 लाख कर्मचारी दिन रात
यात्रियों की सेवाओं में लगे हैं, जिसका ये असर हो रहा है कि कर्मचारी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, यात्रियों को सुविधा उतनी ज़्यादा मिल रही है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे टिकटिंग ऑफिसर हो या अन्य जो स्टाफ है, वो पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। कंट्रोल रूम से नज़र बनाई जा रही है, रेल भवन में जो वॉर रूम बनाया गया है वहाँ से नज़र बनाई जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे पूरी तरीके से इस बार तैयार होकर आया है। और नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो लगभग 4700 विशेष ट्रेनें चलनी हैं, अन्य ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां जोड़ी गई हैं और ये व्यवस्था दिखलाती है कि जो भारत का सबसे सस्ता और सबसे बेहतर यातायात का संसाधन है वो भारतीय रेलवे है। और भारतीय रेलवे इस समय आम लोगों में अपना भरोसा मजबूती के साथ कायम होते हुए दिखाई दे रही है। निशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देखिए होल्डिंग एरिया में हमने देखा कितनी स्वच्छता है, कितनी साफ सफाई है, लोग जो है वो किस प्रकार शांति से अपने अपने ट्रेनों की तरफ को जा रहे हैं, लेकिन जनरल बोगियां जो हैं वो कितनी संख्या में चलाई गई हैं, उन जनरल बोगियों में स्वच्छता की क्या कुछ जिम्मेदारी उठाई गई है, क्या कुछ उसमें टॉयलेट्स के बायो टॉयलेट्स हैं या किस प्रकार से स्वच्छता बनी रहे उसके प्रयास किए गए हैं? देखिए, भारतीय रेलवे ये अच्छी तरीके से समझता है कि इस त्योहारी सीजन में सबसे ज़्यादा रेल का प्रयोग करने वाले वही लोग होते हैं जो कि एक बड़ा अमाउंट नहीं दे पाते हैं अपनी यातायात के लिए। इसी के चलते अधिकतर स्पेशल ट्रेनों में जनरल बोगी लगाई गई हैं और जनरल बोगी में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। और अभी हमने एक यात्री को सुना जो रेल मंत्री को बता रहे थे कि उनको पहले कैसे जाना पड़ता था, उनके सर पर पैर रहता था या पैर पर सर, उनको नहीं पता चलता था। लेकिन अब जिनका टिकट है या जो अनारक्षित रूप से जा रहे हैं, सब पूरी जो सुविधा हो सकती है मैक्सिमम वो दी जा रही है। शौचालय बेहद साफ है, प्लेटफॉर्म को भी बेहद साफ सुथरा रखा गया है। इसीलिए जनरल बोगी को ध्यान में रखते हुए जो जन सुविधा केंद्र बनाया गया है वहां से कई सारे गेट बनाए गए हैं जो कि सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाते हैं और बारी बारी से बोगी में कितने लोग आ सकते हैं उस अंदाज से लोगों को छोड़ा जाता है। और जब एक ट्रेन पूरी तरीके से भर जाती है फिर दूसरी ट्रेन रवाना की जाती है ताकि किसी भी प्रकार से यात्रियों को दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि लद्दाख के मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है और ये बैठक गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच होगी। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक में लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भाग लेंगे। इसमें दोनों संगठनों के 3-3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता पहले ही दिल्ली पहुंच गए हैं। और भारत निर्वाचन आयोग आज से 23 अक्टूबर तक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। ये सम्मेलन नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में होगा। सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसमें आगामी चुनावों की तैयारियों, मतदाता सूची में सुधार और उसकी पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये सम्मेलन चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। और बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों नौकरी देने का खूब वादा कर रहे हैं। इतनी सारी सरकारी नौकरी
कहां से आएंगी ये तो वो नहीं बता रहे, लेकिन आज फिर तेजस्वी ने एक वादा कर डाला है और इस बार जीविका दीदियों और सभी संविदा कर्मियों को उन्होंने पक्की नौकरी देने का वादा किया है। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी के वादे पर जेडीयू ने निशाना साधा है। संजय झा ने कहा है कि तेजस्वी के इन वादों का जनता पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और अर्थशास्त्री को देश में आप बुला लीजिए, उनसे समझिए इनके इस प्रॉमिस का क्या राज है। कुछ भी बोल सकते हैं अगर समझ हो कुछ चीज़ों का, क्योंकि आप पब्लिक में जाए, इसलिए पब्लिक भी उनको जानती है, उनके प्रोमिसेस को। आप बताइए कि कोई किसी से आप बात करके देखिए ना, आप एक घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, जरा नंबर कहिए कैलकुलेट करके बताने के लिए ये कितना नंबर हुआ और क्या है। तो इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका ट्रैक्शन नहीं है, उसका पब्लिक भी इनको इन सब बातों को जानती है, उसका कोई जानते हैं कि वो कुछ भी बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव हैं। चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच है कि खुलता ही नहीं है। अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल होगी, लेकिन फिलहाल आलम यह है कि इंडी गठबंधन के सारे गणित बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी इस बात पर है कि 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार मैदान में हैं और 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, वाम दलों ने 33, वीआईपी ने 15 और आईआईपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुछ जगह नामांकन वापसी के बाद समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। और बिहार चुनाव का असर अब झारखंड पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतदान बिहार में होना है, लेकिन तनाव जो है झारखंड में भी बढ़ रहा है। झारखंड में महागठबंधन के भीतर तनातनी की खबरों के बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। कहा जा रहा है कि जेएमएम झारखंड से आरजेडी को गठबंधन से बाहर कर देगी। बिहार के चुनाव का असर झारखंड के गठबंधन पर भी दिखने जा रहा है। नेता बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनावी सभाओं में बाहर नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी की अभी तक स्वीकृति उनके चेहरे पर नहीं है। तो बिखरा हुआ गठबंधन न नेता तय है और न ही मुद्दे तय हैं। चुनाव अभियान में भी पूरी तरह से जो ढीलापन है वो अब दिखने लगा है। इससे पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि जेएमएम के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि जो जेएमएम की पीड़ा थी वो आज भी कायम है। हम जब चुनाव से अपने आप को एग्जिट कर लिए, हम बाहर आ गए, तो बिहार में हम गठबंधन में भी नहीं, हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। तो करें, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पीड़ा थी वो तो हमारे माननीय मंत्री ने भी बयां किया, तमाम कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। तो जो भावनाएं हैं कहीं न कहीं वो आहत हुई हैं और जितना बड़ा दिल हेमंत सोरेन जी ने दिखलाया, कई एक ऐसे मौके आए, वो दिल देखने को नहीं मिला बिहार के नेताओं में। तो एक नाइंसाफी मैं बोलूंगा हम लोगों के साथ। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस से तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बनेगा तो आरजेडी से ही या फिर किसी और दल से। ये चुनाव के बाद हमारे नेता और गठबंधन के नेता तय कर लेंगे।
चुनाव के बाद जिनको मुख्यमंत्री बनाना हो वो आप लोग बना लें, और कांग्रेस को मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, तो बनेंगे तो कोई आरजेडी से ही। वो तय तो हमारे नेता और गठबंधन के नेता चुनाव के बाद कर लेंगे। चुनाव के पहले का क्या मतलब है भाई अभी मुख्यमंत्री का। दूसरी तरफ बिहार की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना पाएंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन किया, बिहार के मतदाता अब महागठबंधन को महालठबंधन के नाम से जान रहे हैं। जिस तरह से महागठबंधन ने सीट का बंटवारा और उम्मीदवार का चयन किया, बिहार की जनता और मतदाता अब महागठबंधन को महालठबंधन और इस नाम से जान रही है। जिस तरह से इन लोगों ने आपसी मतभेद और टिकट बंटवारे में जो चाल चरित्र चेहरा अपना दिखाया, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जो महागठबंधन सीट का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता है, वो महागठबंधन बिहार का सरकार नहीं चला सकती। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कहां है? आप अगर एकता की बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां है? आज इनके बहुत सारे गठबंधन जो बोल रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। चुनाव में फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है? और बिहार के उप मुख्यमंत्री और दारापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार लालू काल की अराजकता को भूला नहीं है। ये सब मिल के भी लड़ेंगे तब भी हारेंगे, कंफर्म रहिए। लोकसभा में यही लोग बोलते थे, विधानसभा में यही बोलते थे। पिछले 3 चुनाव से तेजस्वी के नेतृत्व में सो कॉल्ड नेतृत्व लालू जी नेतृत्व करता है, प्रतिनिधि हारता रहा है। उसके पहले श्रीमती राबड़ी देवी लगातार 6 चुनाव हारते रही हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, एकदम चिंता मत कीजिए। बिहार की जनता जानती है विकास और विनाश को, लालू जी की अराजकता को भी जानती है, गुंडा राज को भी जानती है, अपराधीकरण को भी जानती है, और नीतीश जी के सुशासन को भी जानती है, मोदी जी के विकास मॉडल को भी जानती है। पटना एयरपोर्ट उतरिएगा, उसी से आपको विकास दिखता है। तो ये जनता बिहार की बहुत होशियार है। बिहार की जनता एक एक चीज को समझती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि आपसी सामंजस्य ही मजबूत गठबंधन की पहचान है। सभी पार्टियों ने अपने अपने सीटों के नंबर घटाए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं कि सबके सहयोग से ही गठबंधन चलता है। सभी लोगों की अपेक्षा होती है कि हम बड़ी पार्टी और बड़े स्वरूप में लड़ें। हम भी कभी 160 सीटों पे लड़ते थे। आज पार्टी को समझौता करके हमको, पिछले बार हम 110 पे लड़े, इस बार 101 पे लड़े। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाया और 115 लड़ रहे थे और 101 पे लड़ रहे। तो स्वाभाविक है, सभी पार्टियों की इच्छा होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन क्योंकि 243 सीटों में ही बांटने थे, तो सबके साथ सबके विकास की बात है, तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे। इसलिए सब ने अपने अपनी बातों को रखा जरूर, लेकिन सबके साथ आने की बात अच्छी रही। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिवाली के मौके पर दिए गए उनके संदेश ने सियासी माहौल गरमा दिया है। उदयनिधि ने अपने बयान में कहा कि वो दिवाली की शुभकामनाएं केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जिन्हें
इसमें आस्था है। अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने स्टालिन के बयान को एंटी हिंदू बताते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उदयनिधि लगातार सनातन धर्म और हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते रहे हैं और ये बयान उसी सोच का प्रतिबिंब है। बीजेपी प्रवक्ता ANS प्रसाद ने डीएमके को एंटी हिंदू पार्टी करार देते हुए कहा कि ये बात सबको पता है कि डीएमके एंटी हिंदू पार्टी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में साफ लिखा है कि सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। फिर भी डीएमके शासन में हिंदू त्योहारों पर बधाई देने की बुनियादी विनम्रता भी नहीं है। वो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार कटुता फैलाने का विकल्प चुनते हैं। अहम बात यह है कि स्टालिन के इस बयान पर पूर्व राज्यपाल भी भड़कीं। पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी उदयनिधि के बयान की सख्त आलोचना की। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा, जब मैं मंच पर पहुंचा तो कई लोगों ने मुझे गुलदस्ते और किताबें दी। कई लोगों को समझ नहीं आया कि मुझसे क्या कहें। कुछ लोग सोच रहे थे कि मुझे दिवाली की बधाई दें या नहीं, क्या होगा अगर मैं नाराज हो गया। हालांकि जिन लोगों को इसमें आस्था है उन्हें मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने ऐसे बयान दिए हों। उदयनिधि पहले भी कई बार हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। और वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के स्वस्थ जीवन की कामना की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जनसेवा के प्रति उनके समर्पण और परिश्रमी स्वभाव के लिए वे सर्वत्र प्रशंसित हैं। उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा और सम्मानपूर्वक का जीवन सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आपका कर्मठ व्यक्तित्व और राष्ट्र के निर्माण, सुरक्षा और शांति के लिए समर्पित जीवन प्रेरक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि राष्ट्र की सेवा, एकता और विकास के लिए आपके प्रयासों को और बलवती बनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें एवं अपने सक्रिय नेतृत्व से भारत को उत्कर्ष पर पहुंचाएं। और आज गोवर्धन पूजा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वे समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और सुखी जीवन प्रदान करें। आज गोवर्धन पूजा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा की शुरुआत गौ पूजन से की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भी गोवर्धन पूजा की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौवंश का विशेष महत्व है और गोवर्धन पूजा इसी परंपरा का प्रतीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला शुरू हो रहा है। ये 7 नवंबर तक चलेगा। मेले में देशी विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। मेले के 3 चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल हैं। मेले की तैयारी के लिए पशुपालकों, खासतौर से ऊंट पालकों ने पहले ही पुष्कर के रेतीले धोरों में डेरा डालना शुरू कर दिया था। अश्वपालकों के लिए अस्थायी और स्थायी अस्तबल बनाए गए हैं। ऊंट और घोड़े अपने करतब दिखाएंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल होंगे। मेले में मिस्टर और मिस राजस्थान प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुष्कर सरोवर के घाटों पर गोताखोर भी मौजूद हैं।
और इस साल दिवाली पर देश भर में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। इसकी वजह से कुल कारोबार 6 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। ये पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कैट के रिसर्च विंग कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी के अनुसार नवरात्रि से दीपावली तक चले फेस्टिव सीजन में देश भर में रिकॉर्ड 5.40 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, जबकि सर्विस सेक्टर में 65,000 करोड़ रुपए की खपत दर्ज की गई। रिटेल सेक्टर की हिस्सेदारी 85% रही और जीएसटी दरों में कमी से खरीदारी में बढ़ोतरी हुई। ऑफलाइन मार्केट में भी मांग अच्छी रही है। कन्फेक्शनरी, होम डेकोर, जूते, चप्पल, रेडीमेड कपड़े, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे प्रमुख उपभोक्ता और खुदरा श्रेणियों में जीएसटी दरों में कमी से मूल्य प्रतिस्पर्धा में काफी सुधार हुआ है, जिससे खरीदारी में इजाफा हुआ है। लगभग 72% व्यापारियों ने बताया कि उनकी बिक्री में वृद्धि सीधे तौर पर जीएसटी में कमी के कारण हुई। दीपावली व्यापार से लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में 50 लाख अस्थायी नौकरियां बनी। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों ने कुल बिक्री में 28% का योगदान दिया। कैट ने कहा कि 2025 की दीपावली आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया मानदंड बनेगी। जीएसटी सुधारों से उत्तराखंड में कृषि, पर्यटन और उद्योग को मजबूती मिल रही है और इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की खेती की। पहाड़ी तूर दाल पर केंद्र सरकार ने जीएसटी 12% की जगह 5% कर दी है। इससे उत्तराखंड के 13 पहाड़ी जिलों के छोटे किसानों को फायदा हो रहा है और इसी तरह लाल चावल की खेती करने वाले 4,000 किसान और लखोरी मिर्च से 5,000 किसानों को लाभ हो रहा है। सरकार के इस कदम से पहाड़ी मसालों को बढ़ावा मिल रहा है। जहां ये बदलाव किसानों के लिए नई संभावनाएं ला रहे हैं, वहीं जीएसटी कटौती पर्यटन और कुटीर उद्योग को भी नई उड़ान दे रही है। 7,500 रुपए तक के होटल शुल्क पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस सुधार से छोटे होटलों, रेस्टोरेंट और होम स्टे चलाने वालों को लाभ पहुंच रहा है। ऊन उत्पाद क्षेत्र में जीएसटी घटने से हस्तशिल्प कारीगरों को काफी फायदा हो रहा है। ये बदलाव सिर्फ किसानों, कारीगरों तक सीमित नहीं है। जीएसटी कटौती से विनिर्माण और उद्योग जगत को भी बड़ी राहत मिली है। खाद्य प्रसंस्करण में जीएसटी 12% से घटाकर 5% की गई है, जिससे फल और हर्बल उत्पादों में निवेश बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल में दर 28% से 18% हुई है, जिससे कीमतों में गिरावट और घरेलू मांग बढ़ रही है। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क में जीएसटी घटने से उत्पादन लगातार लागत जो है वो कम होगी। इन सुधारों से उत्तराखंड का उद्योग और निवेश मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिल रही है। और दिवाली पर भारतीय संस्कृति की छटा पूरी दुनिया में दिखाई दी। इसी कड़ी में लॉस एंजलिस सिटी हॉल में पहली बार दीपावली का भव्य आयोजन किया गया। सिटी काउंसिल की पहली भारतीय अमेरिकी सदस्य नित्या रामन के नेतृत्व में लॉस एंजलिस स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से आयोजित विशेष दीपावली कार्यक्रम में पारंपरिक दीप प्रज्वलन, भारतीय संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देखने को मिली। कार्यक्रम में लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी और भारतीय प्रवासी समुदाय के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। यह आयोजन ऐतिहासिक रहा क्योंकि लॉस एंजलिस सिटी हॉल पहली बार दीपावली की रोशनी से जगमगा उठा। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस सराहनीय पहल के लिए लॉस एंजलिस सिटी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भारत समेत पूरी दुनिया में पूरे हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया गया। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पारंपरिक पीतल के दिए जलाकर प्रकाश पर्व की शुरुआत की और भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ इस उत्सव को मनाया। इस कार्यक्रम में ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी अधिकारी भी उपस्थित रहे। यूक्रेन में रात भर
रूस द्वारा ऊर्जा संयंत्रों पर किए गए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई और कीव में कई घर जल गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। वहीं मॉस्को द्वारा युद्ध विराम को अस्वीकार करने के बाद रूस और अमेरिका के नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। यूक्रेनी राजधानी के सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमोर तकाचेंको ने कहा है कि गिराए गए हथियारों का मलबा कीव में बिखरा पड़ा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में आग लग गई है। रूस ने यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अमल करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक स्थगित हो गई है। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर जारी कूटनीतिक प्रयासों पर भी इसका असर पड़ा है। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बुडापेस्ट में प्रस्तावित बैठक भी टाल दी गई है। दरअसल ये घटनाक्रम तब हुआ जब मॉस्को ने डोनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की अपनी मांग पर अडिग रहते हुए तत्काल संघर्ष विराम से इनकार कर दिया। इस बीच यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका से तत्काल युद्ध विराम की मांग दोहराई है। क्रेमलिन ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप पुतिन बैठक की कोई तारीख तय नहीं हुई है और इसके लिए गंभीर तैयारी की आवश्यकता है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के समर्थन में अपने रुख को बरकरार रखा है, तो वहीं पोलैंड ने रूस को चेतावनी दी है कि संभावित बैठक के लिए वो उसके वायु क्षेत्र का उल्लंघन ना करे। वहीं ट्रंप ने बुडापेस्ट शिखर बैठक की संभावना पर कहा कि अगर रूस रियायतें नहीं देगा तो बैठक का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला ने कोलंबिया के प्रति अपना समर्थन को दोहराया है। टेलीविजन संबोधन में वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो ने कहा है कि अमेरिका के हालिया निर्णयों के बावजूद कोलंबिया को समर्थन देने की उनकी प्रतिबद्धता अडिग है। पाद्रिनो ने कहा कि कोलंबिया वेनेजुएला की बोलिवियन सशस्त्र सेनाओं पर नैतिक और सैन्य सहयोग के लिए भरोसा कर सकता है। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर नए शुल्क लगाने और भुगतान रोकने की घोषणा के बाद आया। ट्रंप द्वारा कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को ड्रग लीडर कहे जाने से दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा गया। रक्षा मंत्री पाद्रिनो ने लैटिन अमेरिकी देशों के प्रति अमेरिकी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि जो देश अमेरिकी प्रभाव के आगे नहीं झुकते उन्हें मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों में फंसाया जाता है। उन्होंने ऑपरेशन लाइटनिंग ऑफ कटारुम्बो 2025 अभियान भी प्रस्तुत किया, जिसके तहत कोलंबियाई सीमा के पास नशा तस्करी ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑस्ट्रा हिंद 2025 का ये सैन्य अभ्यास 2022 में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास का ये चौथा संस्करण पर्थ में चल रहा है और इस साल के अभ्यास का मुख्य फोकस शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी करना है, जिसमें वर्तमान सुरक्षा हालातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 13 अक्टूबर से चल रहा ये सैन्य अभ्यास 26 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की 120 जवानों और अधिकारियों की टुकड़ी भाग ले रही है, जिसका नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों को दर्शाता है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का अनुकरण भी शामिल है, जिसे इस समय दुनिया में चल रहे हालात को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों को अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासतों को साझा करने का भी अवसर मिला है, जिससे मित्रता और आपसी सम्मान के बंधन को मजबूत करने में मदद मिलती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान और पर्यावरण चेतना पर उनके निरंतर जोर ने पूरे देश में लोगों को वृक्षारोपण और संरक्षण के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल वन क्षेत्र मामले में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं वार्षिक वन लाभ में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पोस्ट में इस प्रगति की जानकारी दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ महाराष्ट्र तट पर वधावन बंदरगाह परियोजना को पूरा करने के काम में तेजी लाने के लिए बैठक की। इस दौरान परियोजना के समय पर पूरा होने के लिए सुनिश्चित करने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। वधावन बंदरगाह रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक समुद्री व्यापार के अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। और एक नए अध्ययन में ये बात सामने आई है कि नियमित रूप से व्यायाम, विशेष रूप से दौड़ना, जंक फूड से उत्पन्न अवसाद जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में पाया गया है कि हाई फैट और हाई शुगर वाले वेस्टर्न डाइट के नकारात्मक प्रभावों को कार्डियो एक्सरसाइज कम कर सकती है। यानी कि जंक फूड खाने वाले भी फिट रह सकते हैं, बस साथ में नियमित व्यायाम जोड़ना जो है वो जरूरी है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने वयस्क नर चूहों को 7 सप्ताह तक उच्च वसा और शर्करा वाले कैफेटेरिया आहार पर रखा और कुछ को रनिंग व्हील्स तक पहुंचा दिया। जिन चूहों ने स्वेच्छा से दौड़ लगाई, उनमें अवसाद के लक्षणों में कमी देखी गई। शोध के अनुसार व्यायाम से आंतों के मेटाबोलाइट्स और हार्मोन में सकारात्मक बदलाव हुए। इन बदलाव का संबंध मूड रेगुलेशन से है। कॉलेज कॉर्क के शोधकर्ताओं के अध्ययन के मुताबिक नियमित व्यायाम, विशेषकर दौड़ना, जंक फूड के कारण उत्पन्न अवसादों के लक्षणों को कम कर सकता है। इस अध्ययन में 3 प्रमुख मेटाबोलाइट्स एंसेरिन, इंडोल 3, कार्बोक्लिसेट और डीऑक्सीनोसिन की पहचान की गई। इससे स्थानिक स्मृति में हल्का सुधार देखा गया। चिंता में कमी जैसे सूक्ष्म सकारात्मक प्रभाव भी पाए गए। यानी व्यायाम आहार की गुणवत्ता की परवाह किए बिना मूड को बेहतर कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संपूर्ण मानसिक और न्यूरोप्लास्टिक लाभ के लिए पोषण पर भी ध्यान देना जरूरी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अध्ययन इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि आज के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड युग में मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन जैसे मददगार हो सकते हैं। हालांकि व्यायाम लाभकारी है, लेकिन पूरी मानसिक और न्यूरोलॉजिकल सेहत के लिए संतुलित आहार भी जरूरी है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका क्षेत्र के रहनाला स्थित महादेव मांडवी कॉम्प्लेक्स में आज सुबह तड़के भीषण आग लग गई। यह आग महावीर सिंथेटिक नामक कंपनी में लगी, जो ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत में संचालित होती है। आग दूसरी मंजिल पर लगी है, जहां कंपनी का ऑफिस और कपड़ों का गोदाम स्थित है। जानकारी के अनुसार आग लगने की घटना रात करीब 4:30 बजे की है। सूचना मिलते ही भिवंडी अग्निशमन दल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड विभाग और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और घटना की जांच में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में समय से पहले बर्फबारी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल के मनाली और लाहौल स्पीति के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह का माहौल है। मनाली में रोहतांग टनल और लाहौल स्पीति में ताज़ा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पुडुचेरी और कराईकल में तो आज स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, ओडिशा और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। बात करते हैं खेलों की, तो महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रही हैं। 4 में से 3 टीमों के नाम फाइनल हो चुके हैं। भारत 5 में से लगातार 3 मैच हार चुका है। अब भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। मुकाबले से पहले नवी मुंबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन था, जो बारिश के चलते रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब चौथे और अंतिम स्थान के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर है। महिला विश्व कप 2025 में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा और ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। इसे जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएगी। दोनों टीमें अब तक अजेय रही हैं। इन दोनों टीम ने अभी तक 4 मैच जीते हैं, जबकि दोनों का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले से पहले लगातार 2 दिन प्रैक्टिस की है। उनकी सलामी बल्लेबाज और कप्तान एल साहिली ने पिछली 2 पारियों में शतक लगाए थे, लेकिन वे पिंडली में हल्की चोट के कारण बाहर हैं। उनकी जगह पर ताहलिया मैग्ना कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 79 महिला वनडे खेले जा चुके हैं। इनमें से 61 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 24 मैच जीते हैं। 1 मैच टाई रहा और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO योजना की शुरुआत की थी। इन संगठनों के जरिए अब किसान न केवल अपने उत्पादों के बेहतर दाम पा रहे हैं, बल्कि आधुनिक खेती और मार्केटिंग से भी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट देखिए। कभी अपनी उपज का सही मूल्य न मिलने से परेशान रहने वाले किसान अब एकजुट होकर बाजार में अपनी शर्तों पर सौदा कर रहे हैं। ये संभव हुआ है केंद्र सरकार की FPO योजना यानी 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत। आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसी साल फरवरी में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। FPO केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। देश में लगभग 30 लाख किसान FPO से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं। ये FPO अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से किसान उत्पादक संगठनों की अहमियत और बढ़ जाती है। वैसे तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सब जगह पर सहकारिता विभाग पैक्स के माध्यम से किसानों को जोड़े हुए हैं, लेकिन FPOs में भी अब ये प्रावधान है कि FPO के माध्यम से भी किसान अपनी एक संगठन बना सकते हैं और व्यापारिक दृष्टि से कृषि को देख सकते हैं। तो इस दिशा में जो है सहकारिता मंत्रालय काफी अच्छा काम कर रहा है। किसान उत्पादक संगठनों से कोई भी किसान आसानी से जुड़ सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है। ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी खुद की खेती की भूमि नहीं है, लैंडलेस फार्मर होते हैं, वो दूसरों की खेती की ज़मीन का इस्तेमाल करके खेती करते हैं, वो भी FPO का पार्ट बन सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को FPO के माध्यम से दी जा रही हैं जब वो संगठित होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों को वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग देने के साथ साथ बाजार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
किसान उत्पादक संगठन और सहकारिता दोनों मिलकर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रहे हैं। जहां पहले किसान अकेला था, वहीं अब वो एक संगठन का हिस्सा है, आत्मनिर्भर और सशक्त। सरकार का मानना है कि समूह और सहकारिता की भावना से जुड़कर किसान न सिर्फ मुनाफा बढ़ा सकते हैं, बल्कि खेती को एक अस्थायी उद्यम बना सकते हैं। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।